एप्लीकेशन की फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की छोटी डेरिवेशन थी, उसमें एंथैल्पी आ गई, उसकी डेफिनेशन लिखी, चेंज इन एंथैल्पी का लफ्ज आया, उसे डिफाइन करते हैं, फिर अगली बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है हीट evolve or absorb during chemical reactions is called change in enthalpy. It is denoted by delta H. चेंज इन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसके लिए हमने कहा कि वो रिएक्शंस के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, यानी जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है। शुरू होते ही हमने आपसे कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक जिसके दौरान हीट इवॉल्व होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। वो हीट जो रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब एमिट हो रही है, अब इस सारे डिस्कशन के बाद हमने ये बात कही, वो असल में एंथैल्पी चेंज है। रिएक्टेंट की कुछ एंथैल्पी होती है, प्रोडक्ट की कुछ एंथैल्पी होती है, दोनों में जो फर्क है वही रिएक्शन के दौरान हीट की सूरत में एब्जॉर्ब या एमिट होता है। तो हम ऑन दी बेसिस ऑफ डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी अब एक और तरीके से एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। हम बिल्कुल चैप्टर के शुरू में ये काम कर चुके हैं और हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, कोई 5 के करीब, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उन्हीं पॉइंट्स में से एक को हम थोड़ा और इलैबोरेट कर रहे हैं ताकि चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। लेट्स सी। तो ये डेफिनेशन जब इम्तिहान में आती है तो उसके साथ होता है कि आप चेंज इन एंथैल्पी और उसके मदद से उसे एक्सो और एंडोथर्मिक की एग्जांपल के साथ डिफाइन करें। तो अब देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। फॉर एक्सोथर्मिक reactions, enthalpy of reactant is greater than product and sign of delta H is negative। ये बात हमने उन पॉइंट्स में भी लिखी थी जो एक्सो और एंडो में डिफरेंशिएट करते हुए लिखे थे। अब इस पॉइंट को यहाँ इसलिए लिखा है कि हम इसे ग्राफ के जरिए शो करें। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा एच इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन डायग्राम्स को हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब शुरू हुई हैं ये बातें तो ये आगे तक जाएंगी और हम इसमें काफी ज्यादा इनपुट डालते रहेंगे अगले चैप्टर्स में भी। यानी ये बात यहाँ तक ही रहेगी और टॉपिक से भी एसोसिएट है। ये क्या होता है, इट्स अ ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस पे लिया जाता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे होती है एनर्जी। रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस करता है, रिएक्शन की इनिशियल हालत होती है रिएक्टेंट और फाइनल हालत होती है प्रोडक्ट। हर रिएक्शन पहले रिएक्टेंट होता है, बाद में प्रोडक्ट बन जाता है। तो एक्स एक्सिस पे दो स्टेज आएंगे, इनिशियली रिएक्टेंट, फाइनली प्रोडक्ट। और वाई एक्सिस पे एनर्जी है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसे ऊपर बनाएंगे, जिसकी एनर्जी कम है नीचे बनाएंगे। सो हाउ कैन आई शो दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो खूबियां हैं उसे ऐसे शो करूंगा कि मेरे पास रिएक्टेंट एक्स एक्सिस के एतबार से पहले रिएक्टेंट है, बाद में प्रोडक्ट है। और एनर्जी के एतबार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी चूंकि ज्यादा है तो वो ऊपर
और प्रोडक्ट की एनर्जी चूंकि कम है तो वो नीचे, तो अब प्रोडक्ट नीचे बनेगा और बाद में बनेगा, यानी राइट साइड पर इधर। ये है ग्राफ से शो करना about the exothermic reaction. For all exothermic reactions, the energy of reactant is greater than energy of product. और इन दोनों एनर्जीज के दरमियान जो डिफरेंस है, दिस गैप इट इज डेल्टा एच। और चूंकि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हैं हम, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं डेल्टा चेंज निकालने के लिए, जब फाइनल वैल्यू कम होगी और इनिशियल ज्यादा होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इसलिए डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। अब एंडो इसका अपोजिट हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा है, और साइन ऑफ डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो अब यही ग्राफ उस तरह बनेगा कि एक्स एक्सिस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट पहले बनाना है, प्रोडक्ट बाद में, सिर्फ एनर्जी स्विच होगी, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट ऊपर। तो इस तरह अब ग्राफ बनाकर भी हमने एक्सो और एंडो में डिफरेंस बता दिया। तो अब इस चैप्टर की सारी बातें जो अब तक हमने पढ़ी हैं, उसकी कहानी ये बनी कि हमने चैप्टर इसी बात से शुरू किया था, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हमने फौरन कहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व वी शुड कंसीडर द सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका काम ही यही है कि वो किसी भी एनर्जी और हीट के दरमियान जो कन्वर्जन होता है उसके रूल्स तय कर सके। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, जिसने इस बात को रूल आउट कर दिया कि आप ये ना समझें कि किसी भी प्रोसेस, चाहे वो केमिकल हो या फिजिकल हो, उसमें हीट बन जाएगी, बनती नहीं है। अगर आप हीट को देख रहे हैं कि उस प्रोसेस के दौरान आपको मिल रही है, तो यकीनन कोई और एनर्जी कम हो रही होगी, कोई और एनर्जी वहां मौजूद थी जिसका आपको सेंस नहीं था, उसने अपने आप को हीट बना दिया।
ऐसे ही बन नहीं सकती, वो हमेशा ट्रांसफर होती है किसी और एनर्जी से। तो ये राज हमने थर्मोडायनेमिक्स की कहानी से, कानून बल्कि भी पढ़ा था, उससे पता चल गया और हम समझ गए कि वो एंथैल्पी एनर्जी है जो एक्टिव रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब जब हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स का, जो भी इसके फॉर्मूले बनाए, ये थर्मोडायनेमिक्स मतलब आज केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कल फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल प्रोसेस पर भी अप्लाई हो रहे हैं और केमिकल पर भी अप्लाई हो रहे हैं। जब हमने ये प्रिंसिपल सीख लिया तो हमने कहा व्हाई नॉट वी आर अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू केमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स मदर सब्जेक्ट है, एक्चुअल बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि सारे प्रोसेस पर अप्लाई होता है जिनके दौरान हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है। इसका एक छोटा सा हिस्सा है थर्मोकेमिस्ट्री, which is thermodynamics in chemistry। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स को केमिस्ट्री में अप्लाई करें तो वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। ये समझिए थर्मोडायनेमिक्स की सब ब्रांच है। तो अब जब हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लिया तो हमने कहा लेट अस अप्लाई दिस थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑन आवर केमिस्ट्री। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री पर अप्लाई होगा प्योरली इन इक्वेशंस पर। तो क्या सूरत बनेगी, दैट इज द लास्ट थिंग ऑफ द चैप्टर। तो लॉ वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब उसे केमिस्ट्री की रिएक्शंस पर अप्लाई करते हैं। तो चूंकि अब ये हिस्सा एक नई ब्रांच बन गया थर्मोडायनेमिक्स से एसोसिएटेड, उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। तो पहले थर्मोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस पर अप्लाई करेंगे, दैट इज आवर लास्ट जो कि चैप्टर खत्म। तो आइए पहले थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। Branch of chemistry in which we study about the heat evolved or absorbed during chemical reactions। अब जो टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है उसका नाम Hess's law of constant heat of summation। नाम चेंज है, काम सेम है। Hess's लॉ भी दरअसल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक और नाम है। वही लॉ, वही मेन प्रिंसिपल, एनर्जी neither be created nor destroyed but can be converted to one form to an equivalent amount of other form। इसी प्रिंसिपल को एक सिचुएशन पर अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन के हिसाब से अल्फाज बदल जाएंगे लेकिन बात वही रहेगी, ठीक है ना। तो जब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा नहीं क्या बात करी। जब हम उसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमने उसी प्रिंसिपल को एक नए तरीके से एक तरह से केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर दिया। इसीलिए हमने शुरू से कहा कि इस चैप्टर में बस पढ़ना वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, बार बार नए नए अंदाज, नई नई सिचुएशंस पर अप्लाई करेंगे। तो दिस इज नाउ हेस, साइंसदान का नाम है जिसने ये काम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इंस्पायर होकर केमिस्ट्री पर अप्लाई किया था। अब उसने क्या कहा, कुछ कुछ नाम से भी अंदाजा होगा। कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, समेशन का लफ्ज है सम से निकला है, ऐड करने से। इसका
इसका मतलब है दिस लॉ बेसिकली रिलेट्स टू एडिशन ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग डिफरेंट रिएक्शंस। मुख्तलिफ रिएक्शंस में निकलने वाली हीट्स को एड अप कैसे किया जाता है या इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो इसका ताल्लुक कुछ इस किस्म की बातों से है। आइए देखते हैं। इट इज another generalization based on first law of thermodynamics. ये एक और जनरलाइजेशन या लॉ है जो फर्स्ट लॉ पर ही डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे कर रहा है भाई। स्टेटमेंट enthalpy change during any reaction remains constant no matter whether reaction completes directly in one step or indirectly in several steps. विदाउट कमेंट्स हम इसकी एक और स्टेटमेंट लिखें, फिर इकट्ठा दोनों को समझाएं। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of the manner in which reaction takes place. It only depends upon initial and final state of the reaction. तो दो बातें इन दो स्टेटमेंट्स को देखकर हमारे दिमाग में आ रही हैं। पहली, क्या लिख दिया है, दूसरी इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या लेना देना, इंटायरली आर डिफरेंट थिंग्स। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर ये डिफरेंट थिंग्स ना लग रही होती, अगर पढ़ते साथ ही ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही लग रहा होता तो क्या जरूरत होती थी पढ़ाने की, फिर क्यों ये टॉपिक बनता। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी खत्म, ये नहीं लग रहा तभी तो ये टॉपिक है, तभी तो हम खड़े होकर समझाएंगे कि ये है वही, आपको फिलहाल अजीब से अल्फाज लग रहा है, ठीक है ना। तो समझाने की जरूरत ही ना पड़े तो उसे थोड़ी पढ़ाया जाएगा।
तो आइए अब पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। इससे पहले बताएं कहा क्या है, फिर बताएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या ताल्लुक रखता है। ये कहते हैं कि देखिए रिएक्शंस करने के दो तरीके हैं। एक ये होता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से आपने शुरू किया और उसे एक खास प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये डायरेक्ट रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड ए किसी कंपाउंड बी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। अब ये ध्यान में रहे हर रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व या ड्रॉप जरूर होती है। दुनिया में कोई ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं सकता जिसके लिए आप ये कहते हैं कि एंथैल्पी चेंज नहीं, ये नहीं हो सकता। हर रिएक्शन थोड़ी या ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा। तो अब सपोज हमने एक रिएक्शन डायरेक्ट स्टेप से किया और ए को बी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, उसकी एंथैल्पी चेंज नोट कर ली। अब एक साहब ने कहा मैं यही रिएक्शन इनडायरेक्टली भी कर सकता हूँ बहुत सारे स्टेप्स के साथ। बजाय ए को डायरेक्ट बी बनाने के मैं पहले ए को किसी और कंपाउंड में फर्स्ट करने सी में कन्वर्ट कर दूं, फिर सी को डी में बना, फिर डी को बी में ले इनडायरेक्टली। तो इस सूरत में रिएक्शन तीन हो गए, ए टू सी पहला रिएक्शन, सी टू डी दूसरा, फिर डी टू बी तीसरा। तीनों के अलग अलग एंथैल्पी चेंज हो गए। हेसेस लॉ का कहना है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी थी तीनों इनडायरेक्ट स्टेप्स की एंथैल्पी को जमा कर दें तो वही डायरेक्ट वाली के बराबर आ जाएगी। मतलब आप रिएक्शन डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, एंथैल्पी चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन का अंदाज बदलने से, उसका मैनर चेंज करने से एंथैल्पी चेंज पे फर्क नहीं पड़ता। एंथैल्पी का ताल्लुक इस बात से है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी, क्योंकि ये है चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल। बीच में आप क्या ड्रामे करते रहे उससे बोल सकते। तो अगर आप शुरू हुए हैं एक रिएक्टेंट ए से और फिनिश कर रहे हैं बी पर, तो बी और ए की जो एंथैल्पी चेंज है वो इवॉल्व होगी। अब आपने ये काम डायरेक्ट किया या बीच में तीन चार चीजें और बनाई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, दोनों सूरतों में एनर्जी एक ही रहेगी। तो आप पढ़े एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर वेदर रिएक्शन कंप्लीट्स डायरेक्टली इन वन स्टेप और इनडायरेक्टली इन सेवरल स्टेप्स। ये भी है क्या एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप रिएक्शन किस तरीके से करा रहे हैं, डायरेक्ट करा रहे हैं, इनडायरेक्ट करा रहे हैं, एक स्टेप में करा रहे हैं, तीन स्टेप में करा रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना है सिर्फ कि क्या हर दफा इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है या नहीं। अगर आप हर दफा एक ही रिएक्टेंट से शुरू होकर एक ही प्रोडक्ट पे खत्म हो रहे हैं तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आपने रिएक्शन डायरेक्ट किया है या इनडायरेक्ट, एंथैल्पी चेंज सेम है। हाँ बाकी चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक काम डायरेक्ट हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा, तीन स्टेप्स में करेंगे आपको देर लगेगी, और टाइम वाइम समय को लेना रहता है। हम ये कह रहे हैं एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ये हमने कह दिया, सुनिए हमने भी कहा आपसे कि मान लो हमारी बात, हमने कहा ये हम कह रहे हैं, ओके सही है। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या ताल्लुक, दो चीजें तो है, क्योंकि हमने साफ साफ आपको बता दिया कि ये चीटिंग करके आप एनर्जी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्टेप से कोई और एनर्जी निकलती, इनडायरेक्ट से कुछ और निकलती, तो आपका जब दिल चाहे एनर्जी ज्यादा बननी है और इनडायरेक्ट कर लो ज्यादा बन जाएगी। When you are doing the same initial and final things, तो फिर एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय। तो ए और बी के दरमियान जब भी कन्वर्जन करेंगे वही एनर्जी निकलेगी, चाहे कन्वर्जन का अंदाज कुछ भी कर लें आप, रास्ते अंदाज बदलते रहें, एनर्जी को चीट नहीं कर सकते, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये थर्मोडायनामिक्स का एक और अंदाज हो गया बताने का। हाँ अब दूसरी बात, वाकई सर ऐसा होगा, तो अब इन्होंने कह दिया ना और हमने ये बता दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही ये रिजल्ट निकला है। हमने कहा वाकई ऐसा दिल में, तो इसका आप क्या समझते हैं भाई, कोई भी चीज साबित करनी है ना आपके दिल में उतारनी है तो उसके दो तरीके हैं,
जिंदगी में भी एक तो लॉजिक देके कार्य कर लो, कोई यकीन नहीं कर रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, आपने से बातों से रीजन बताया ये रीजन है, ठीक है। और दूसरा क्या करके दिखा देना, वो नहीं मानना ना, अच्छा तो मैं करके दिखा देता मतलब उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहती ना। एक है बातों से समझाना और एक है अमल से समझा देना। साइंस वालों के पास तो सबसे बड़ा असूल यही होता है, ज्यादा ऐसे करेगा नहीं हमारी समझ में नहीं आ रहा, आओ करके दिखा देना, मैं हम झूठ बोल रहे हो गई। तो ये 1841 का लॉ है। मैं अक्सर जब ये पढ़ा रहा हूँ तो 180 साल पुरानी साइंस समझानी पड़ रही है, अपनी अकलों का मयार देखिए। 180 साल पुरानी साइंस आपको समझानी पड़ती है, वो भी पता नहीं आदमी की समझ में आती है नहीं आती। तो कहीं गलती से आज की समझानी पड़ेगी तो क्या हाल होगा, आप तो पागल पागल कह के हमें जाएंगे फिर क्या हकीकत है। आपने तो कभी गलती नहीं की होगी कि साइंस की कोई किताब पढ़ लें, अपनी नहीं पढ़ते तो कोई और क्या पढ़ेंगे। तो अगर कभी अल्लाह ने ऐसी टॉपिक दे दी ना और आपका पाला पड़ा इन बातों से कि व्हाट इज राइट नाउ, साइंस इस वक्त क्या कर रही है, इस वक्त प्रेजेंट 2021 के चैलेंजेस क्या हैं डिस्पाइट ऑफ कोविड वैक्सीन, तो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया इमीडिएट चीजों की वजह से। लेकिन वैसे रूटीन में केमिस्ट्री वालों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसका वो किस पर रिसर्च कर रहे हैं, फिजिक्स वाले किस पर रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले किस पर, व्हाट आर द टॉपिक्स जो आज के हमारे हैं, और उन्हें कोई समझाने की कोशिश तो चार तरफ बढ़ जाएंगे। ये क्या ये तो इतनी पुरानी साइंस है, ये तो उस जमाने की साइंस है जब जिस जमाने में बेचारों ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो इनके पास तो बिजली भी नहीं थी भाई, ये तो मिट्टी का तेल जलाकर तो रोशनी करके कर रहे होंगे काम, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ऐसे अवेलेबल नहीं है बड़ा बल्ब देके। बल्ब एडिसन ने 40 साल बाद बनाया, 1841 की बात है। तो इतनी पुरानी साइंस वो सब जाने पड़ रही, और तो नई वाली तो पता क्या हो गया। तो अब नई वाली में भी हम वही काम करते हैं, शॉर्टकट समझ में नहीं करके दिखा देते हैं, किससे ही खत्म। तो अब इसने भी यही किया, इसने कहा थ्योरेटिकली मेरी बात इसलिए सही है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस करती है, मेरी बात गलत हो गई तो भाई सिर्फ मेरी नहीं गलत होगी, पूरी साइंस गलत हो जाएगी, क्योंकि तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा, इसलिए आप मेरी बात को रद्दी करें। फिर दूसरी बात जो फिर भी नहीं मानूंगा, तो करके दिखाने का मतलब ये एबीसीडी नहीं चलेगा। अब हम प्रैक्टिकली केमिकल में एक केमिकल को दूसरे केमिकल में चेंज करें, प्रैक्टिकली लैब में खड़े होकर, और अपने एपरेटसेस के जरिए मेजर करें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, नोट कर लें। फिर वही रिएक्शन दूसरे तरीके से करवाएं, 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में, और हर स्टेप को अलग अलग केयरफुली मेजर करें। टाइम लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी, और फिर कंपेयर करें। तो हैसे से जब अपना लॉ ऑफ रेस किया था तो उसने यही किया, 1 2 नहीं 3 4 जो भी एग्जाम्पल्स ही करके उसने प्रूव किया। देखिए आप भी करके देखिए, यही आ रहा है। तो साइंस का तरीका यही है, जब कोई शख्स एक बात कहता है और उसे खुद करके दिखाता है तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं जो उसकी रिसर्च को के सपोर्टर होते हैं वो वही काम और रिएक्शंस पर करने की करते हैं। और मकसद क्या होता है, अगर इसका लॉ सही है तो हर दफा सही जवाब आएगा, और अगर इसके लॉ में कहीं गड़बड़ है तो गड़बड़ सामने आ जाएगी। तो यूं समझ लें कि पिछले 180 सालों के दौरान बिना मुबालगा 1 2 4 6 10 12 100 200 नहीं, हजारों रिएक्शन हमने मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर करके इसे वेरीफाई किया। और चूंकि अब आजकल हमारा बड़ा मॉडर्न हो गया, हमारे इक्विपमेंट्स बड़े जबरदस्त हो गए, तो अब ये काम ऑर्डिनरी इंटर या बैचलर की क्लासेस के बच्चे एज ए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं आया, हमारे यहाँ बैचलर की क्लासेस में ये कराते हैं कि इतने इक्विपमेंट होते हैं, क्या होते हैं, लॉ वेरीफाई करते हैं। तो ये इतना आसान हो गया। तो इसका मतलब है कोई शक ही नहीं है इस बात का, इतने हजारों एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने इसे वेरीफाई किया है। इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी मेजर प्रिंसिपल ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी रिएक्शन की एनर्जी
सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। आपने वो रिएक्शन करवाने के लिए क्या अंदाज अपनाया, डायरेक्ट किया या इनडायरेक्ट किया, एक स्टेप में किया या 6 स्टेप्स में किया, डजंट मैटर। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द डायरेक्ट स्टेप मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ ऑल इनडायरेक्ट। तो अब हमारा काम ये होगा कि हम भी यहाँ वही काम करेंगे जो भी बता रहा है। स्टेटमेंट के बाद हम पहले इसे समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, इसी तरह ABCD की एग्जांपल से। फिर हम इसकी वेरिफिकेशन देंगे। अब हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते लैब में ले जाकर आपको, लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उनकी बातों को कोट करेंगे। तो फिर जो वेरिफिकेशन होगी उसमें हम एक्चुअल एग्जाम्पल और एक्चुअल वैल्यूज को कोट करेंगे कि जब भी आपको जिंदगी में मौका मिले और आपकी रिएक्शन खुद करने के काबिल हुई, यही रिजल्ट आएगा, तो वो वेरिफिकेशन है। ये दो काम अब हम एक्सेस लॉ में करेंगे और फिर इसका न्यूमेरिकल होगा। तो ये है हमारी आने वाली स्टोरी, जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।